जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले SKMU यूनिवर्सिटी मेजर 3 हिस्ट्री का एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन। लगभग 16 से 17 क्वेश्चन दूंगा, उससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों का फिक्स से नहीं आएगा। मैंने जो पार्ट 1 यानी मेजर 2 का क्वेश्चन कराया था, आप लोग देखिएगा। मैं आंसर की आज अपलोड कर दूंगा, अभी तक नहीं किया हूँ। आप देखिएगा, वही क्वेश्चन आए थे। तो आपको 16 से 17 क्वेश्चन मिलेगा आपको इस PDF में। आप इस PDF को कर लेते हैं तो आपका एक भी ना ऑब्जेक्टिव गलत होगा और ना ही सब्जेक्टिव। तो इसमें आप लोगों का पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। हिस्ट्री ऑफ राजपूत्स का हिस्ट्री पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है। पाल्स पढ़ना है, यानी पाल वंश पढ़ना है। सेनाज, पाल वंश का सेनाज पढ़ना है। पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पाल वंश का राजनीति और प्रशासन व्यवस्था पढ़ना है। और पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। और त्रिपेटी स्ट्रगल पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 है, पढ़ना है। और यूनिट 2 है राइज ऑफ चोल्स, यानी चोल वंश का उदय। पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोल्स। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ चोला एम्पायर, यानी वही चोल एम्पायर का पढ़ना है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वशासन। यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है? यूनिट 3 में पढ़ना है अदर रीजनल स्टेट्स, जैसे कि सोलंकी वंश पढ़ना है। चेरा वंश पढ़ना है। यादव वंश पढ़ना है। कॉन्टैक्ट विथ साउथ एशिया, यानी जो इन सब वंश का जो साउथ एशिया से साथ व्यापार होता था उस सबका पढ़ना है। आर्किटेक्चर, यानी कला, स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है। व्यापार ड्यूरिंग अर्ली मिडेवल पीरियड, यानी मध्यकालिक इतिहास के पीरियड में जो व्यापार चल रहा था वो सब के बारे में पढ़ना है। और यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ना है? अरब इन्वेजन ऑफ सिंध में जो अरब आक्रमण हुआ था उस सब के बारे में पढ़ना। उसका कॉज यानी कारण क्या था, इम्पैक्ट, प्रभाव क्या पड़ा। और इसमें पढ़ना है जर्नलिज्म, नेचर एंड काउजेज एंड इम्पैक्ट पढ़ना है। गोरी इन्वेस्टिगेशन, यानी गोरी का आक्रमण पढ़ना है। नेचर, कॉजेज एंड इम्पैक्ट, यानी कि प्रभाव पड़ा, उस सबको विषय में पढ़ना है, कारण क्या था। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है राजपूतों का उदय मुख्य रूप से किस काल में हुआ? तो राजपूतों का उदय कब हुआ? प्रारंभिक मध्यकाल। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक कौन था जिसने कन्नौज राजधानी बनाया? तो किसने राजधानी बनाया? मिहिर भोज। तो इसका आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। और इसका गुज्जर प्रतिहार वंश, इसको पूरा नाम क्या है? गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक, यानी कौन स्थापना किया था गुज्जर प्रतिहार वंश का? तो इसका आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। क्या हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम। आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, नागभट्ट प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पाल वंश की स्थापना किसने की? तो किसने की? गोपाल ने। सेन वंश का शासन मुख्यतः किस क्षेत्र में था? तो सेन वंश का संस्थापक किस क्षेत्र में था? बंगाल में। त्रिपक्षीय संघर्ष किन शक्तियों के बीच हुआ था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। प्रतिहार वंश का संस्थापक, जैसा कि मैंने बताया, कौन था? नागभट्ट प्रथम। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? वातापी, बदामी जिसे कहा जाता था। राष्ट्रकूट वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? अमोघवर्ष था। आप लोगों को यह याद रखना है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो आप लोगों को कमेंट भी कर देना है। आप लोगों को मैंने बताया थोड़ा देर पहले। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? कांचीपुरम। क्वेश्चन नंबर 9 है चोल साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ? तो राजाराज प्रथम। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चोल साम्राज्य का संस्थापक है पुलकेशिन प्रथम। कौन है? पुलकेशिन प्रथम। चोल वंश प्रशासन में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? उर और सभा। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तर मेरु अभिलेख में किससे संबंधित? तो किससे संबंधित है? चोलकालीन स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है सोलंकी वंश का संबंध किस क्षेत्र में था? तो किस क्षेत्र में? गुजरात में। यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी। तो यादव वंश किससे रिलेट किया जाता है? ये बताया जाता था कि यह कृष्ण भगवान के पूर्वज हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत का दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क मुख्यतः किस माध्यम से हुआ? दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध
तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री व्यापार के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रारंभिक मध्य काल में भारत की प्रमुख निर्यात क्या था? तो प्रारंभिक मध्यकाल में भारत का प्रमुख निर्यात मसाला था, सूती वस्त्र था और रत्न था। रत्न मतलब सोने चांदी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? तो अरबों ने सर्वप्रथम कब किया था? 1712 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंध पर आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम 712 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, गजनवी आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या उद्देश्य था? धन की लूट करना। जितने भी आते थे, कोई भी आक्रमण आते थे, तो सबका मुख्य उद्देश्य क्या था? लूट करना धन का। और भी उद्देश्य रहता था, जैसे कि कुछ स्त्रियों को, आप इतिहास पढ़िएगा तो देखिएगा अधिकतर क्या होता था, स्त्री को यहाँ से कैद करके जो शासक मजबूत रहता था, यानी संपूर्ण मजबूत कर सकते हैं सैनिक व्यवस्था जिसकी अच्छी थी, वो स्त्रियों को यहाँ से अपने राज्य ले जाता था। हर कोई भी शासक जाता था, वैसा ही जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आते थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत पर गौरी आक्रमणों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? गौरी ने आक्रमण किया तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना का नींव डल गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1192। और पहला युद्ध पूछा जाए तो कब बताना है? 1191। यहाँ से शुरू होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। मैंने हर क्वेश्चन आंसर आप जब देखिएगा तो एकदम सटीक आंसर लिया है और सरल भाषा में है, और सब आपके एग्ज़ाम में फिक्स है यही क्वेश्चन आएंगे। मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए कि सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स आप लोगों के एग्ज़ाम में दिया है यूनिट में, वो सब कवर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राजपूतों का उदय एवं उनकी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों की भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका क्या? विस्तृत विवेचना कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो सॉरी, पहले छोटा कर लेते हैं थोड़ा। उत्तर हो जाएगा, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राजपूतों का एक उदय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। यह काल लगभग 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक फैला हुआ था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उनके क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। इन्हीं परिस्थितियों में राजपूतों का एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। राजपूत का शब्द क्या होता है? राजा का पुत्र, राजपुत्र कह सकते हैं, अर्थात राजा का पुत्र। किंतु समय के साथ यह एक विशिष्ट योद्धा वर्ग का द्योतक बन गया। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। अग्निकुल सिद्धांत के अनुसार प्रतिहार और परमार और चौहान और सोलंकी जैसे प्रमुख राजपूतों वंश का माउंट आबू के अग्निकुंड में उत्पन्न हुए थे। माउंट आबू क्या है? एक पर्वत है। आगे बढ़ते हैं, विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत अनुसार कुछ राजपूत मध्य एशिया में आए शक और हून जातियों के वंशज थे, जिन्होंने भारतीय समाज में आत्मसात होकर क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त किया। वही स्थानीय उत्पत्ति सिद्धांत यह मानता है कि अनेक राजपूत प्राचीन भारतीय क्षत्रिय वंशों और स्थानीय सामंतों के विकसित हुए। आधुनिक इतिहासकार सामान्यतः इस मत को स्वीकार करते हैं कि राजपूतों का निर्माण विभिन्न जातियों और सामाजिक तत्वों के सम्मिश्रण से हुआ है। यानी राजपूतों का उदय किस प्रकार हुआ है? तो इसमें अलग अलग मत हैं, सबके अलग अलग मत हैं। तो इस सब से एक निष्कर्ष निकाला कि इन सब का उत्पन्न विभिन्न जातियों एवं सामाजिक तत्वों के सम्मिश्रण से हुआ है। अगला पॉइंट है, राजपूतों की राजनीतिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने उत्तर और पश्चिम भारत में अनेक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। राजपूतों शासन व्यवस्था में सामंती प्रकृति की थी, जिससे राजा सर्वोच्च होता था और सामंतों का सहयोग से शासन चलता था। अगला पॉइंट है, राजपूतों का जीवन युद्ध समान है और वीरता के आदर्शों पर आधारित था। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किए और विदेशी आक्रमणकारियों को कई बार प्रतिरोध किया। हालांकि राजपूतों का आपसी प्रतिद्वंदिता और संगठनहीनता उनकी सबसे बड़ी कमजोरी सिद्ध हुई।
वे एकजुट होकर बाहरी आक्रमणों का सामना नहीं कर सके। यानी वो जो भी राजपूते थे वो सब संगठित नहीं रहते थे, जिससे बाहरी आक्रमणकारी उनका फ़ायदा उठाते थे। इसके बावजूद भारतीय इतिहास में राजपूतों का स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपराओं और राजनीतिक चेतना को जीवित रखा तथा प्रारंभिक मध्यकालीन भारत को राजनीतिक आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, पाल, सेन और तिहार वंश को राजनीतिक उपलब्धियां और प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तारपूर्ण वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि मैंने सरल भाषा में लिखा। आप केवल याद करके जाइएगा और लिख दीजिए। यही क्वेश्चन आइएगा, आप पढ़ लीजिएगा आराम से, यहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्वेश्चन लगभग मैंने कितने क्वेश्चन लिए, 3 यहाँ ख़त्म होता है और यूनिट 2 शुरू होता है। यहाँ चोल साम्राज्य के उदय, विस्तार एवं उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दीजिए, यहाँ शुरू हो जाता है। और आप जब आगे देखिएगा तो यहाँ से फिर यूनिट 2 का 3 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, चोलकालीन स्थायी स्वशासन प्रणाली का वर्णन कीजिए और उत्तर मेरू अभिलेख का महत्व स्पष्ट कीजिए। आप देखिए यहाँ से ख़त्म हो जाता है और यूनिट 4 यहाँ शुरू हो जाता है। यूनिट 3 हो गया, यूनिट 4 सब मिलाकर मैंने क्वेश्चन लिए हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएंगे, आप पढ़ के जाइए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कवर हो जाएंगे आपका। और टेलीग्राम का लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पिन मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।